A very good morning to all of you. And now let's start SIMIS, that is System Analysis and Management Information System. और सिस्टम एनालिसिस में हम लोगों ने लास्ट क्लास में इनपुट और आउटपुट डिज़ाइन को शुरू किया था। इनपुट डिज़ाइन के बारे में मैंने आपको काफ़ी कुछ बता भी दिया था। नाउ आई विल बी मूविंग टुवर्ड्स आउटपुट डिज़ाइन। तो हम लोग देखेंगे कि आउटपुट डिज़ाइन कैसा होता है, उसको किस तरीके से ट्रीट किया जाता है और कैसे आगे हम लोग उसमें बढ़ते हैं। I will be sharing the screen for it. I hope you must be able to visualize. ये आपका आउटपुट डिजाइन है। अब यहाँ पे देखिएगा कि आउटपुट डिजाइन मतलब इंटरनल आउटपुट की बात हो रही है। यहाँ पे इंटरनल आउटपुट क्या होता है वो हमें ध्यान देना पड़ेगा कि इंटरनल आउटपुट की जो बातें हो रही है वो किस तरह की इंटरनल आउटपुट हैं। तो आउटपुट डिजाइन में और द डिजाइन ऑफ आउटपुट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क ऑफ एनी सिस्टम। किसी भी टास्क को में जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो क्या होता है, वो आउटपुट डिजाइन होता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आउटपुट के लिए ही हम लोग सारे इनपुट देते हैं और उसी आउटपुट को पाने के लिए ही हम इतने प्रयास करते हैं। तो ड्यूरिंग आउटपुट डिजाइन डेवलपर्स आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ आउटपुट नीडेड। तो जो आउटपुट डिजाइन है, ड्यूरिंग आउटपुट डिजाइन जो आउटपुट डिजाइन है उसमें डेवलपर्स जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं कि आपका इनपुट का टाइप्स कैसा है, होने वाला है। तो आउटपुट डिजाइन से ही पता चलता है कि आपका आउटपुट कैसा होने वाला है या उसका टाइप कैसा होने वाला है। एंड कंसिडर द नेसेसरी आउटपुट कंट्रोल। और उसके बाद वो कंसिडर करता है कि नेसेसरी जो भी आउटपुट आ रहा है उस आउटपुट का कंट्रोल कैसा होना चाहिए, किस तरीके से उसको हमें ट्रीट करना है, कैसे ट्रीट करें कि आउटपुट हमारा सबसे बेहतर लगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि उसके लिए डिजाइनिंग करते हैं। उसी के लिए उसके ढंग का आउटपुट पाने के लिए ही हम लोग क्या करते हैं कि उसी हिसाब से हम लोग कोडिंग करते हैं, है ना। उसी हिसाब से हम लोग कोडिंग करते हैं। तो ये आउटपुट डिजाइन बेसिकली आपको जो है एक बढ़िया पर्पस देता है ताकि आप फालतू चीज जो आ रहा है आउटपुट में आने वाला है उसको हम लोग हटा सकें, उसको दूर कर सकें। जो जरूरत की चीजें हैं वही सब सिर्फ हमें दिखे, बाकी की चीजें हमें ना दिखे। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर जो है आउटपुट डिजाइन में उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी दिए गए हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आउटपुट डिजाइन क्या होता है? ऑब्जेक्टिव्स to develop output design that serves the intended purpose and eliminates the production of unwanted outputs। तो जो डेवलप है आउटपुट डिजाइन का, जो डेवलपमेंट है वो क्या करता है, वो सर्व करता है इंटेंडेड पर्पस को। मतलब हमारे जो इनपुट देने के तरीके हैं या फिर हमने प्रोग्राम किस लिए लिखा है या हमारा सॉफ्टवेयर किस चीज के प्रति है, तो वो इंटेंडेड पर्पस को ध्यान में रखते हुए काम होता है उसमें। एंड एलिमिनेट्स द प्रोडक्शन ऑफ अनवांटेड आउटपुट्स। जो मैंने अभी पहले बताया कि उस चीजों को हम लोग एलिमिनेट करते हैं जो हमारे जरूरत की नहीं है। नेक्स्ट है टू डेवलप आउटपुट डिजाइन फॉर एप्रोप्रिएट क्वांटिटी ऑफ आउटपुट्स। ऐसा आउटपुट डिजाइन डेवलप करना है जो कि हमारे जो क्वांटिटी ऑफ आउटपुट्स हैं उसको ये देखे कि एप्रोप्रिएट है कि नहीं। एप्रोप्रिएट मतलब एक्यूरेसी कैसी है उसकी, जो हम चाहते थे वो हुआ या नहीं हुआ। तो हम लोगों का जो मेन मोटिव है वो यही है कि हम लोगों का जो भी सॉफ्टवेयर डेवलप हो वो ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप हो जिसमें कि हमारा आउटपुट जो है बिल्कुल क्लियर रहे और बिल्कुल सटीक हो। द फॉर्म ऑफ द आउटपुट
should be in appropriate format and direct it to the right person. ये भी हम लोग ध्यान में रखेंगे कि जिस पर्सन के लिए इंटेंडेड किया गया है, जैसा क्लाइंट चाहता है वैसा ही आउटपुट बने, और उसका जो फॉर्मेट है वो उसी तरीके से डिजाइन हो जैसा कि हमारा क्लाइंट चाहता है या यूजर चाहता है. टू मेक आउटपुट अवेलेबल ऑन टाइम, मेकिंग गुड डिसीजन. ये भी बहुत जरूरी है कि अगर आपको ने सॉफ्टवेयर बनाने का जिम्मा लिया है तो उसको सही समय पे आउटपुट दें, मतलब सही समय पे वो बन जाना चाहिए. तो क्योंकि अगर सही समय पे नहीं बना तो हो सकता है कि आपका जो कंपनी है उसके ऊपर केस कर दिया जाए, क्योंकि क्लाइंट पैसे लगाते हैं और क्लाइंट तो चाहेंगे ही कि हमारा काम टाइम पे हो. और अगर आपने वादा किया है कि आपका काम हम टाइम पे करेंगे तो आप लोग उस पर जो है बिल्कुल ध्यान दिया जाता है, काम जो है उसी अनुसार किया जाता है. कुछ एक्सटर्नल आउटपुट भी होते हैं. अभी हमने इंटरनल आउटपुट की बातें की, कुछ एक्सटर्नल आउटपुट भी होते हैं. एक्सटर्नल आउटपुट क्या होते हैं? सो देखिएगा, मैन्युफैक्चरर्स क्रिएट एंड डिजाइन एक्सटर्नल आउटपुट फ्रॉम द पॉइंट प्रिंटर्स. तो एक्सटर्नल आउटपुट क्या होते हैं? अगर हम लोग बहुत सारे ऐसे कई आउटपुट होते हैं जिसको कि हम लोग प्रिंटर के द्वारा बाहर निकाल लेते हैं. कुछ ऐसे आउटपुट आते हैं जैसे एग्जांपल में इनवॉइस. हम लोग क्या करते हैं कि मशीन के द्वारा हम लोग किसी कपड़े को खरीदते हैं, कोई सामान मॉल में खरीदते हैं, और उसको जो है हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग जो है स्कैन करते हैं, उसका क्यूआर कोड को या फिर उसके जो बार कोड है उसको स्कैन करते हैं बार कोड रीडर के द्वारा. और पूरी की पूरी जो उस पर्टिकुलर आइटम का जो डिटेल्स है वो सब आपके कंप्यूटर में आ जाता है, उसका क्या चार्जेस वगैरह है सब आ जाता है. आप जब पेमेंट करते हो, जैसे ही पेमेंट करते हो उसका पूरा आउटपुट आ जाता है कि आपने पेमेंट कर दिया, और उसके बाद फिर जो है इनवॉइस वो आपका बिलिंग निकल भी जाता है. तो दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट. तो दिस इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल आउटपुट. एक्सटर्नल आउटपुट इसलिए क्योंकि आपका जो आउटपुट है वो जरूरत के हिसाब से बाहर भी निकल रहा है प्रिंटर के द्वारा. So this is called external output. External output enables the system to leave the trigger action on the part of their recipients or receiver. तो ये जो है एक्सटर्नल आउटपुट कुछ ऐसा होता है कि वो रेसिपिएंट जो है, जो यूजर है, उस पर डिपेंड करता है कि वो कब इंस्ट्रक्शंस देता है, तभी उसका जो है आउटपुट निकलकर सामने आएगा. Some of the output is designed externally, which are implemented in the form of system which can take input. कुछ ऐसे भी आउटपुट डिजाइन हैं जो कि एक्सटर्नली बिल्डअप किया जाता है, which are implemented in the form of system, जो कि सिस्टम के द्वारा जो है इम्प्लीमेंट किया जाता है. Some of the output is designed externally, which are implemented in the form of system. तो जो आपका आउटपुट डिजाइन है वो एक्सटर्नली बनाया जाता है, जो कि इम्प्लीमेंट किया गया है इस टाइप का कि आपका जो सिस्टम है वो सही से इनपुट ले और उसी के अनुसार वो आउटपुट दे. कुछ सिस्टम ऐसे ही बने हुए हैं कि आपके इनपुट पे ही डिपेंड करता है कि उसका आउटपुट कैसा होगा. तो एक्सटर्नल आउटपुट आप लोगों को समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट आगे चलें, यूजर इंटरफेस. यूजर इंटरफेस क्या है? यूजर इंटरफेस इज अ फ्रंट एंड एप्लीकेशन. ध्यान रखिएगा, यूजर इंटरफेस इज अ फ्रंट एंड एप्लीकेशन व्यू टू विच यूजर इंटरैक्ट इन ऑर्डर टू यूज द सॉफ्टवेयर.
अब यहाँ पर देखिएगा कि जो यूजर इंटरफेस है, तो इंटरफेस के बारे में हम लोग जानते हैं कि इंटरफेस क्या होता है। इंटरफेस यूजर और सिस्टम के बीच में एक मीडिएटर का काम करता है, जिसके थ्रू हम लोग इंफॉर्मेशन जो है सिस्टम को पहुंचा पाते हैं। तो यहाँ पर वही चीज है। यूजर इंटरफेस क्या है? एक फ्रंट एंड एप्लीकेशन, ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर है जो फ्रंट एंड एप्लीकेशन है, through which a user interact in order to use the operating system, through which in order to use the software। तो वो इसलिए होता है ताकि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो सही से काम कर सके। यूजर कैन मैनिपुलेट एंड कंट्रोल द सॉफ्टवेयर। यूजर जो है वो मैनिपुलेट कर सकता है और कंट्रोल कर सकता है सॉफ्टवेयर को, एज वेल एज हार्डवेयर। तो सॉफ्टवेयर के जरिए हम लोग हार्डवेयर को भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसीलिए बेसिकली जो है सॉफ्टवेयर बनाया जाता है और उसी के अनुसार हम लोग इनपुट देते हैं और तभी हम लोगों को प्रॉपर आउटपुट मिलता है। नहीं तो हम लोग इनपुट कुछ और देते, प्रोसेसिंग कुछ और होता और आउटपुट हमें कुछ और मिलता। तो बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर कम्युनिकेटिंग विद द सिस्टम। जो सिस्टम है उसके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, किसके द्वारा? इंटरफेस के द्वारा, जो फ्रंट एंड है उसके द्वारा। यूजर इंटरफेस एक्ट्स एज अ मीडिएटर, जो मैंने अभी आपको बताया, बिटवीन द यूजर एंड द सिस्टम। टुडे यूजर इंटरफेस इज फाउंड एवरी प्लेस। आज के जगह में, आज के डेट में जो है हम लोग के पास जितने भी यूजर इंटरफेस हैं वो हर जगह आपको प्राप्त होते हैं। वेयर डिजिटल टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट, जहाँ की डिजिटल टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करता है। User interface is the part of software and is designed in such a way so that unskilled and semi-skilled person could use the interface without any issue. तो यूजर इंटरफेस सॉफ्टवेयर का ऐसा पार्ट है जो कि डिजाइन इस प्रकार से किया जाता है ताकि ऐसे लोग भी उसको इस्तेमाल कर सकें जो हाईली अनस्किल्ड हैं या थोड़ा बहुत उनको ये कंप्यूटर वगैरह चलाने आता है या फिर सिस्टम को चलाने आता है। यहाँ पे सिस्टम जब मैं कहता हूं तो इसका मतलब आपका एक स्मार्टफोन भी है, एक कंप्यूटर भी है, एक लैपटॉप भी है। तो इस तरह के जितने भी डिवाइसेस हैं वो सारे सिस्टम कहलाते हैं। तो इस तरीके से आपका फ्रंट एंड बनाया जाता है या इंटरफेस बनाया जाता है ताकि उसको कोई भी यूज कर सके। जैसे कि आपका फोन में आप लोग क्या कहते हो? दादाजी को आप लोग बताते हो कि देखिए दादाजी, ये जो हरा बटन है इससे कॉल लग जाएगा और ये जो लाल बटन है उससे कॉल कट जाएगा। उनको समझ में आ गया बात। अब उसके पीछे कौन सी प्रोग्रामिंग रन कर रही है उससे उनको क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। टच स्क्रीन है, टच करना है। तो आप लोग ये बताते हैं, दादाजी सीख जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हाईली स्किल्ड हो गए, उनको पूरा प्रोग्रामिंग पता चल गया, और जरूरत नहीं है। तो इंटरफेस इसीलिए बनाया जाता है कि कोई केवल पढ़े लिखे लोग ही इस्तेमाल करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिनको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग आती है वही इस्तेमाल करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो सब भी इस्तेमाल कर सकें जिनको ऐसी चीजें नहीं आती है। Is designed in such a way so that unskilled and semi-skilled person could use the interface without any issue. User interface provides fundamental platform for human computers. तो यूजर इंटरफेस जो है वो प्रोवाइड करता है एक प्लेटफॉर्म, ताकि किसके लिए प्रोवाइड करता है? हम ही लोगों के लिए, यूजर के लिए, ह्यूमंस के लिए, ताकि हम लोग कंप्यूटर से इंटरेक्ट कर सकें। UI, user interface, can be graphically text based, can be graphical, text based, audio video based, depending upon the hardware and software combination.
तो बेसिकली जो आपका यूजर इंटरफेस है वो ग्राफिकल में भी हो सकता है, टेक्सचुअल बेस भी हो सकता है, ऑडियो वीडियो के रूप में भी हो सकता है। जिस तरीके की हमारी ज़रूरतें हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कॉम्बिनेशन को मिला करके जो काम हम लोग कर सकते हैं अपने लिए, वो सारी चीज़ें इसमें हो सकती हैं। एग्जाम्पल, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इन अ कंप्यूटर, किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर में रहता है, मोबाइल्स फोन्स में हो सकता है, स्मार्टफोन्स में मतलब, या कार में, म्यूजिक प्लेयर में, ऐसे कई सारे यूजर इंटरफेस लगे हुए हैं जिसको कि हम लोग यूज करते हैं। यहाँ पर यूजर इंटरफेस के कुछ पॉपुलर कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं, उसको देखिएगा। यूजर इंटरफेस अट्रैक्टिव होना चाहिए ऑब्वियसली, तभी लोग, कस्टमर लोग जो है उसमें अपनी रुचि दिखाएंगे, या फिर जो यूजर लोग हैं उसमें रुचि दिखाएंगे। सिंपल होना चाहिए यूज में, बहुत ज्यादा क्लिष्ट नहीं होना चाहिए, जिसके कारण जो है उन लोग वो पता चला कि सॉफ्ट ले लिए हम, और उसके बाद अब जो है ये सॉफ्टवेयर हमसे हैंडल ही नहीं हो रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इट शुड बी सिंपल टू यूज। बहुत रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, इंस्ट्रक्शन दिया और काम हो गया, है ना, ये इसी को रेस्पॉन्स बोलते हैं। क्लियरली अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। क्लियरली अंडरस्टैंडेबल होने का मतलब कि जब जैसे ही आपको दिखे कि आपका इंटरफेस, तो वो इंटरफेस में खुद जो है वो गाइड कर दे आपको कि अच्छा अब यहाँ पर से ये इस पेज के बाद इस पेज पे जाना है, दूसरे पेज के बाद तीसरे पेज पे यहाँ जाना है। तो वो उसमें क्लियरली स्टैंडेबल होना चाहिए। कंसिस्टेंट ऑन ऑल इंटरफेसिंग स्क्रीन्स, मतलब हर फॉर्म्स पे जो हम लोग डिफरेंट विंडोज बनाते हैं, वो सारे विंडोज पर हम लोग जब चाहे तब जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक बार चला गया फिर दोबारा वापस नहीं आ सकते। तो ये चीजें भी होनी चाहिए। तो काफी कुछ इसमें हम लोगों ने पढ़ा कि यूजर इंटरफेस कैसा होना चाहिए। हम लोगों ने एक्सटर्नल आउटपुट पढ़ा, हम लोगों ने इंटरनल आउटपुट पढ़ा। अब आगे जो है वो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या होता है। ऐसे आप लोग जानते हैं कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कुछ जब भी होगा, कुछ भी होगा, तो वो कुछ ना कुछ पिक्चर से रिलेटेड होगा, ग्राफ से रिलेटेड होगा, कुछ ऐसी चीजों से रिलेटेड होगा जो कि बहुत ही आपका जरूरी चीज है और काफी यूजर फ्रेंडली होने वाला है। क्यों? क्योंकि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के द्वारा या फिर कोई भी चीज हम लोगों को पिक्टोरियली ज्यादा जल्दी समझ में आता है, बशर्ते कि टेक्सचुअल जो जिसको पढ़ना पड़े। तो उस तरीके से ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हमारे लिए काफी आवश्यक और काफी जरूरत की चीज है। इट प्रोवाइड्स द यूजर टू इंटरैक्ट विथ द सिस्टम। As a matter of fact, that system means hardware and software both. So as we can say, GUI is the combination of both hardware and software. अब यहाँ पे देखिए बहुत सारी चीजें लिखी हुई। It provides the user to interact with the system. इस GUI के चलते हम लोग जो है सिस्टम के साथ इंटरैक्ट करते हैं। चूंकि ये इंटरफेस है तो सिस्टम के साथ तो यूजर इंटरैक्ट करेगा ही। It provides the user to interact with the system. As a matter of fact, that system means hardware and software. तो सिस्टम का जो मतलब होता है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों ही है। So that we can say GUI is the combination of hardware and software. तो इसलिए क्योंकि सिस्टम के साथ अगर हमें इंटरैक्ट करना है तो सिस्टम तो हार्डवेयर ही होगा, है ना, और इंटरफेस एक सॉफ्टवेयर होगा, और यूजर हम लोग हैं। तो हमें जब हार्डवेयर के साथ मतलब सिस्टम के साथ इंटरैक्ट करना है तो हमें सॉफ्टवेयर का सहारा लेना पड़ेगा। उसमें जो GUI है
वो एक बहुत ही बढ़िया इंटरफेस है जो कि कॉम्बिनेशन है दोनों का, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का। यूजिंग GUI, यूजर इंटरप्रेट्स द सॉफ्टवेयर विद द एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी। तो इसमें यह बताया गया है कि जो यूजर है वो GUI को यूज करता है ताकि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो समझ सके, आज के जो नए टेक्नोलॉजी है उसके अनुसार ही वो बनाया जाता है, तो वो आज की चीजों को समझता है। तो यूजिंग GUI, यूजर इंटरप्रेट्स द सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर को वो समझता है कैसे, जो आज के नए टेक्नोलॉजी है उसके परिप्रेक्ष्य में। The programmers and designers are able to create complex GUI designs. जो प्रोग्रामर्स और डिजाइनर्स हैं, they are able to create complex GUI designs. अगर प्रोग्रामर्स और डिजाइनर चाहें तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स GUI डिजाइन बना सकते हैं जो कि और बेहतर काम करेगा, एक्यूरेसी के साथ काम करेगा, स्पीड से काम करेगा। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते हैं ताकि आसान रहेगा, तो सारे यूजर लोग उसको यूज कर पाएंगे। GUI provides set of components to interact with software and hardware. GUI कुछ ऐसे कंपोनेंट्स प्रोवाइड करता है जो कि जिसको कि हम लोग इंटरैक्ट कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू हम लोग इंटरैक्ट कर सकते हैं डिफरेंट सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को। These are also called the basic element of GUI. इसको क्या कहते हैं? इसको हम लोग बेसिक एलिमेंट ऑफ GUI भी कहते हैं। तो वो ऐसे कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जिसके थ्रू हम लोग GUI के थ्रू हम लोग इंटरैक्ट करते हैं? तो वही यहाँ पे बताया गया। विंडो सबसे पहला है, विंडो। तो विंडो जैसे कि अभी आप देख रहे होंगे कि ये जो एक जो जूम के थ्रू हम लोग बातें कर रहे हैं या वीडियो के थ्रू बातें कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये जो है ये एक अलग वीडियो है जो आपको चल रहा है, उसका एक अलग विंडो है, और यहाँ पर ये जो है एक अलग विंडो है। जब हम लोग देखते हैं कि पार्टिसिपेंट्स को देखना चाहते हैं तो उसका एक अलग विंडो है, और सब कुछ साथ में इंटरैक्ट हो रहा है एक दूसरे के साथ, जिससे कि काफी हमें सहूलियत होती है ना। तो पहला क्या है? विंडोज। तो इट इज एन एरिया ऑन कंप्यूटर स्क्रीन वेयर कंटेंट्स ऑफ एप्लीकेशन आर डिस्प्लेड। एक ऐसा एरिया है कंप्यूटर स्क्रीन पे जिस पर कि जो है डिफरेंट कंटेंट्स जो है एप्लीकेशन का वो डिस्प्ले होता है, दिखता है। इट इज इजियर फॉर अ यूजर टू नेविगेट एंड एक्सप्लोर विंडो। तो ये हमेशा इजी होता है किसी भी यूजर के लिए एक विंडो से दूसरे विंडो पे जाना। तो विंडोज जो है बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं। विंडोज कैन बी मिनिमाइज्ड, मैक्सिमाइज्ड टू द साइज ऑफ द स्क्रीन। विंडोज जो है वो मिनिमाइज किया जा सकता है, मैक्सिमाइज किया जाता है अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द स्क्रीन, जैसा भी हमें स्क्रीन चाहिए। दे कैन बी मूव्ड एनीवेयर ऑन द स्क्रीन। पूरे स्क्रीन पर उसको कहीं भी मूव किया जा सकता है। A window may contain another window of the same application called child window. एक विंडो दूसरे विंडो को कंटेन कर सकता है जिसको कि हम लोग चाइल्ड विंडो भी बोलते हैं। तो ये विंडो के बारे में बात हो गई। नेक्स्ट है टैब। If an application allows multiple instances, they appear on the screen as separate window. कई बार क्या होता है कि जब हम लोग एप्लीकेशन चलाते हैं तो सब चीज के अलग अलग विंडोज दिखते हैं, तो अलग अलग विंडोज पर जाने के लिए हम लोग टैब्स का प्रयोग करते हैं। तो टैब्स आर बेसिकली यूज्ड टू सेव टाइम व्हाइल मूविंग फ्रॉम वन टेक्स्ट बॉक्स टू अनदर। तो एक विंडो के अंदर अगर बहुत सारा विंडो हम लोग लगा रहे हैं तो या फिर एक विंडो के अंदर बहुत सारे टेक्स्ट बॉक्सेस लगा रहे हैं, रेडियो बटन लगा रहे हैं,
तो हम लोग टैब के अनुसार बहुत जल्दी जल्दी एक टेक्स्ट बॉक्स से दूसरे टेक्स्ट बॉक्स पे मूव कर सकते हैं। जैसा कि आप फॉर्म भरते होंगे तो देखते होंगे कि नेम के लिए एक अलग छोटा सा टेक्स्ट बॉक्स मिला है, उसमें आप नेम लिखते हो। फिर उसके बाद तुरंत आपको लिखना पड़ता है एड्रेस या फादर्स नेम, मदर्स नेम। तो फटाफट हम लोग क्या करते हैं, टैब को प्रेस करते हैं और उसके बाद फिर एक टेक्स्ट बॉक्स से दूसरे टेक्स्ट बॉक्स पे मूव कर जाते हैं। तो टैब भी इस GUI में बहुत ही हेल्पफुल है। नेक्स्ट इज मेनू। मेनू इज एन array of standard command grouped together and placed to the visible place, usually top। तो जनरली मेनू क्या होता है, मेनू कहाँ होता है, मेनू जनरली टॉप मोस्ट लेफ्ट साइड में मेनू होता है। हमेशा जो है मेनू वैसा ही जगह पे रहता है ताकि आपको विजुअलाइज हो, सामने सामने दिखे, जिसको कि हम लोग मेनू बार भी कहते हैं। जैसे आप लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में देखते होंगे कि एक ऊपर में बार होता है, मेनू बार, उसमें कई सारी चीजें होते हैं, फाइल, एडिट, व्यू, तो उसी की बातें हो रही है। तो मेनू इज एन एरे ऑफ स्टैंडर्ड कमांड, बहुत सारे कमांड उसमें रखते हैं जो कि एक साथ कर दिया गया, ग्रुप टुगेदर एंड प्लेस्ड एट द विजिबल प्लेस, ऐसी जगह रखा गया जहां आराम से हमें दिख जाए। इनसाइड द एप्लीकेशन विंडो the menu can be programmed to appear or hide on mouse clicks। तो ये जो है मेनू को इस तरीके से बनाया जाता है ताकि आपका, या प्रोग्राम किया जाता है ताकि उसको जब भी मेनू को हम चाहें तो वो हाइड हो जाए सिंपल माउस क्लिक पे, या फिर वो आ जाए या अनहाइड हो, हमें दिखने लगे जब हम चाहें। नेक्स्ट इज आइकन। GUI में बहुत बड़ा चीज है आइकन। आइकन से ही हमें पता चलता है कि कौन सी चीजें सॉफ्टवेयर में कहां पर हैं। An icon is the small picture representing an associated application। किसी भी एप्लीकेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग आइकन का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल व्हाट्सएप का एक अलग आइकन बना हुआ रहता है, उस पर हम लोग बार बार क्लिक करते हैं, व्हाट्सएप खुल जाता है ना। तो वो एक एप्लीकेशन का एक पिक्चर बन गया जिसके थ्रू हम लोग ऑपरेट कर पाते हैं। When the icons are clicked or double clicked, the application window is open। जब भी आइकन को हम लोग सिंगल क्लिक या डबल क्लिक करते हैं तो वो एप्लीकेशन खुल जाता है। आइकन डिस्प्लेज एप्लीकेशन और प्रोग्राम्स इंस्टॉल्ड ऑन अ सिस्टम। आइकन्स जो है डिस्प्ले करते हैं कुछ ऐसे एप्लीकेशन प्रोग्राम जो कि इंस्टॉल हो सकते हैं सिस्टम के ऊपर, इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पिक्चर्स, स्मॉल छोटे छोटे पिक्चर्स के रूप में। नेक्स्ट है कर्सर। It is an interacting device such as mouse, touchpad, digital pen, or are represented in GUI as cursors। जैसे अभी मैं ये माउस आपको दिख रहा होगा, तो ये जो माउस है वो क्या है, दैट इज द कर्सर, इसी को कर्सर कहते हैं। और इस तरीके कई सारे चीज हो सकते हैं, जैसे टच पैड में हम लोग टच कर सकते हैं, डिजिटल पेन से। तो यही कर्सर जो है हमेशा काम करता है। तो ये रिप्रेजेंट करता है कि GUI में ये काफी इंपॉर्टेंट होता है कर्सर, क्योंकि इसी कर्सर के बहाने हम लोग जा करके कहीं पर टच कर पाते हैं, है ना। तो ऑन स्क्रीन कर्सर फॉलो द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द हार्डवेयर। तो ये जो कर्सर है वो हार्डवेयर के इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहा है, ना कि हमारे हाथों को, है ना। ये हमारे उंगलियों को ये वो फॉलो नहीं कर रहा है, ये हार्डवेयर को कर रहा है। क्यों? क्योंकि हार्डवेयर में वैसा इंस्ट्रक्शंस दिया जा रहा है हमारे द्वारा। कर्सर फॉलो द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम हार्डवेयर इन ऑलमोस्ट रियल टाइम। तो ये रियल टाइम पे ही काम होता है, अभी मैंने किया और अभी सामने दिख रहा है कि जो है कर्सर घूम रहा है। कर्सर आर ऑल्सो नेम्ड एज पॉइंटर्स इन GUI। कर्सर को हम लोग पॉइंटर्स भी कहते हैं GUI में।
It is used to select menu, windows and other application features. ये जो है बहुत सारे मेनू में, विंडोज में और बहुत सारे अलग अलग फीचर्स में इसको यूज किया जाता है. दिस इज अ ग्रेट थिंग. तो आई होप कि आप लोगों को GUI समझ में आया होगा. एप्लीकेशन स्पेसिफिक GUI कंपोनेंट्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे. तो हम लोगों ने क्या किया, GUI किया, GUI के बेसिक एलिमेंट्स को खत्म कर लिया. हम लोगों ने यूजर इंटरफेस कर लिया, यूजर इंटरफेस के कैरेक्टरिस्टिक्स कर लिए, एक्सटर्नल आउटपुट कर लिया, इंटरनल आउटपुट कर लिया. तो हम लोगों ने आज बहुत कुछ किया है ना. आउटपुट हम लोगों ने आउटपुट डिजाइन को पढ़ा, जिसमें कि इंटरनल आउटपुट, एक्सटर्नल आउटपुट, यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये सब हम लोगों ने आज कंप्लीट किया है. नेक्स्ट क्लास में हम लोग एप्लीकेशन स्पेसिफिक GUI कंपोनेंट से शुरू करेंगे. थैंक यू गाइस, थैंक्स अ लॉट. आई होप कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा होगा और आपके नोट्स भी साथ साथ बन रहे होंगे. तो आप लोग इसको कंप्लीट कीजिए. नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं कुछ नए टॉपिक्स के साथ. तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर.